बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफ़ाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आप से शेयर करते हैं। इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमहूरियत, आइन, कानून सब कुछ मिलिया मेट किया जा रहा है और ये इतने ज़ोर शोर से किया जाता है और इतने बबांगे दौल, इतना नंगे बदन किया जा रहा है कि हर बात रोज़े रोशन की तरह है। बच्चे बच्चे तक ये बात पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे से लेकर दुनिया के अकाबरीन तक ये बात पहुंच चुकी है कि इस वक्त पाकिस्तान में पिछले 17 महीनों से जो एक रजीम चेंज ऑपरेशन चल रहा है वो अभी भी उसका तसलसल बाकी है और रजीम चेंज ऑपरेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और पाकिस्तान में बदतरीन किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। 76 साल तारीख में ऐसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग कभी नहीं हुई जितनी इस वक्त हो रही है और उसमें किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, अदालती फैसले क्या कहते हैं, मीडिया में क्या रिपोर्ट हो रहा है, सोशल मीडिया में क्या रिपोर्ट हो रहा है, कितने सबूत नजर आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि एक हदफ मुकर्रर किया हुआ है और उस हदफ को हासिल करने के लिए गलती पर गलती पर गलती किए जा रहे हैं और रिजल्ट भी अपनी पसंद का नहीं आ रहा और रिजल्ट भी ऐसा आ रहा है कि एक कदम उठाते हैं इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले से ज़्यादा मकबूल हो जाते हैं, दूसरा कदम उठाते हैं उससे ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, तीसरा उठाते हैं उससे ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो 17 महीनों की यही कहानी है आज तक और फर्रुख हबीब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कोई भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है और इमरान खान वो अडयाला जेल में मौजूद है। उनको पता है कि उनको पता था, उनको पता है कि उनको सजा सुनाई जाएगी, उनको झूठे मुकदमे में मुलव्वस किया जाएगा, उनको जेल में डाला जाएगा, उनको तवील देर के लिए जेल में रखा जाएगा। अब कुछ चीज़ें आपको मैं सुनवाता हूँ, गौर से सुनिएगा और उसके बाद क्योंकि सबूत है और जब किसी की ज़ुबान से अल्फाज निकलें और कोई बयान करे तो वो एक ज़्यादा मुस्तनद चीज़ हो जाती है। फिर मैं आपको अपनी खबर शेयर करूँगा। पहले ज़रा सुन लें क्योंकि इस वक्त नवाज शरीफ साहब एक डील के तहत, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले वहाँ से नाअहल हुए और उसके बाद 2 रेफरेंस उनके अलग अलग एहतसाब अदालतों में गए, दोनों में उनको सजाएं हुई हैं। 10 साल के लिए वो नाअहल हैं और 80 मिलियन पाउंड का उन पर जुर्माना है और वो जेल में थे, सजा काट रहे थे और उनकी जमानतें खारिज हो चुकी थी। फिर उनको हेल्थ ग्राउंड पे वहाँ से निकाला गया, निकाल के पूरी की पूरी फैसिलिटेट किया गया। उनको फैसिलिटेशन जो हुई ये मुस्लिम लीग नवाज बता चुकी है कि जनरल बाजवा साहब ने की, जनरल फैज साहब ने की, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने हमें फैसिलिटेट किया, अदलिया से भी मामलात उन्होंने तय किए और हमें बाहर भेजा। अब वही नवाज शरीफ साहब हैं और वही शरीफ खानदान है और आखिर समझ नहीं आ रही कि शरीफ खानदान में और उस फैमिली में ऐसा क्या है कि पहले ये सारा कुछ मीडिया को बताया गया और एक एक फर्द को बुला के मीटिंग में बुलाया गया कि ये वो खानदान है जिन्होंने पाकिस्तान को लूट कर खा लिया है और बर्बाद कर दिया है। यहाँ से लूटी हुई रकम इन्होंने बाहर बनाई हुई है, अमेरिका में, यूरोप में, बरतानिया में, पता नहीं खलीजी ममालिक में कहाँ कहाँ इनकी दौलत है और अभी वॉल्यूम 10 में एक बहुत बड़े खजाना वॉल्यूम 10 में है। ये सारा कुछ एक बताया गया और सबूत के साथ बताया गया और डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए और छुटकारा हासिल किया गया कि शुक्र है खानदानी सियासत से पाकिस्तान को निजात मिली और अब खानदानी सियासत ख़त्म और सही जमहूरी जो है, जमहूरियत है वो आएगी। लेकिन फिर आनन फानन क्या हुआ कि जो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो अचानक बुरा लगने लग गए और उनको तो कर दिया फारग। वो मैं रिपीट करने की चीज़ें नहीं है, मुस्लिम लीग नवाज के वज़रा हर चीज़ सब कुछ एक एक करके बयान कर चुके हैं और बाजवा साहब उसकी तस्दीक भी कर चुके हैं। अब ज़रा नवाज शरीफ साहब को अब दोबारा फिर जनाब वापस लाया जा रहा है और उनको एक डील के तहत वापस आ रहे हैं। उनको मजबूत तरीन गारंटीज दे रहे हैं और गारंटीज कौन दे रहा है? ज़ाहिर है पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर लोग मौजूद हैं जो उनको श्योरिटीज दे रहे हैं, जो उनको इंश्योर कर रहे हैं कि जनाब आप बेफिक्र होके आएँ, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। बल्कि दोबारा से वो, क्योंकि पहले तो ये था ना कि जब जेल से निकाला तो उस वक्त भी सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट ने किया और उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप ने किया और अब जो है अब भी कोई इसी तरह की बातें हो रही हैं। पहले ज़रा सुन लीजिए कि क्या हो रहा है, उसके बाद मैं कुछ खबरें आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले खुर्शीद शाह साहब को सुने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, वो क्या कह रहे हैं। उनके 2 शॉट्स हैं, दोनों सुनाता हूँ जी आपको। सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, उसके फैसले मौजूद है। अब ये मियां साहब को देखना है
कि सुप्रीम कोर्ट को आजमाइश में डाल रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट से अपनी जान छुड़ा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो इजाजत नहीं देगा कि आप नीचे उतरे और सीधा जज से काम मिल जाए। ये एक बहुत बड़ा फसाद क्रिएट हो जाएगा। उस फसाद से बचने के लिए मुस्लिम लीग नून को 10 मरतबा सोचने की जरूरत पड़ेगी। तो वो सोचे क्या करना चाहते हैं। ये थे खुर्शीद शाह साहब कह रहे थे कि क्योंकि एक फैसला है, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है, ये जो कोई सजा याफ्ता शख्स जो है वो मफरूर हो जाए तो उसको दोबारा जेल जाना पड़ता है। लेकिन इस वक्त जो कोशिशें हो रही हैं वो कुछ और हो रही हैं और उसकी मजबूत गारंटीज भी दी गई हैं। वो क्या हो रही है मैं आगे जाके बताता हूँ, लेकिन पहले जरा खुर्शीद शाह साहब की दूसरी गुफ्तगू सुनिए। नवाज शरीफ इस बात को समझता है कि खुर्शीद शाह की बात में कोई वजन होता है। मैंने उनसे ये कहा है कि खुदा के वास्ते अपने 7 बंदे वापस ले लो हुकूमत से। ये बदनुमा दाग है इलेक्शन के ऊपर भी, आपके ऊपर भी। आप जब कहते हैं कि वोट को इज्जत दो तो वोट को इज्जत देने वाला माहौल क्रिएट करो कि नजर आए। अब ये माहौल कैसा होगा जिसमें पहले ही नजर आए कि हुकूमत कौन बनाएगा, कैसी होगी, उस इलेक्शन को, उस हुकूमत को कौन तस्लीम करेगा। फिर नए जंग का ऐलान होगा, पार्टियां रोडों पे होंगी, एहतजाज होते रहेंगे और फिर स्टेबिलिटी की बजाय अनस्टेबिलिटी की तरफ जाना शुरू करेंगे। तो इन सारी चीजों का खेल मियां नवाज शरीफ के हाथों में वो डोरियां है कि किस तरीके से वो खेल खेलते हैं। उस माजी की तरफ 80s, 88, 89 की तरफ जाते हैं, 90s की तरफ जाते हैं, 97 की तरफ जाते हैं, या फिर वो 2008 की तरफ जाते हैं। इंडिपेंडेंट, फेयर एंड फ्री इलेक्शन। खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब को कि जनाब वोट को इज्जत दो की बात की थी, आप चल पड़े दोबारा से बारगेनिंग करने के लिए और मैच फिक्स करने के लिए, और वो बता रहे हैं कि इलेक्शन का रिजल्ट पहले से तैयार है कि जनाब किसने क्या बनना है, ये सारा कुछ हो रहा है। तो नवाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि ज़रा थोड़ा सा खुदा का खौफ करें, ऐसा ना करें। अब शरीर रहमान साहब कहती हैं कि हम अरसे से कह रहे हैं कि एक सियासी जमात के लिए माहौल बनाया जा रहा है और लगता यही है कि स्मूथ सेलिंग एक तंजीम के लिए की जा रही है। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन का मुतनाज़ होना या किसी जमात के लिए पलड़ा भारी होना कभी भी पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ और कबूल भी नहीं हुआ। इससे बहुत इंतशार फैलता है। पाकिस्तान को इस वक्त मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है और सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। अब राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं कि उनको कितनी मजबूत यकीन दहानी है, ज़रा सुनिए पहला शॉट और उसके बाद फिर दूसरा शॉट। सरेंडर बिफोर कोर्ट जो है ये कोई ऐसा मसला नहीं होता कि जिसके बारे में अदालतें जो है वो कोई रिस्ट्रेन से काम लें। उसकी वजह जब एक आदमी कह रहा है कि जी मैं आना चाहता हूँ और मैं आके अदालत में पेश होना चाहता हूँ, तो अदालत को इसके ऊपर क्या एतराज हो सकता है कि वो कहे कि जी नहीं आप पेश ना हो। अदालत का तो ऑलरेडी वारंट हुक्म जारी हुआ होता है कि ये आदमी आके जो है अदालत में पेश हो। तो इसलिए ऐसी सूरत में जो है वो बड़ी आसानी से अदालत जो है वो 2 दिन 4 दिन का टाइम दे देती है कि जी ठीक है, विद इन सच एंड सच टाइम आप आए और आके खुद को कानून के सामने, अदालत के सामने पेश करें। अच्छा, ये एक रूटीन है। लेकिन इसलिए इसमें कोई दिक्कत या मुश्किल वाली बात नहीं है। राना साहब, जैसे आपने फरमाया और वजह फरमाया कि अदालत के सामने आप पेश होते हैं और उनसे वक्त मांगते हैं, प्रोटेक्टिव बेल ली जाती है, तो ये पहले किया जाएगा या पहले लाहौर होगा और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू पेश होंगे? देखिए, इसमें लीगल कानूनी सूरत तो यही बनती है कि पहले किया जाए। तो क्या तो इसलिए हमारी लीगल टीम जो है वो 21 अक्टूबर से कोई 1-2 दिन पहले जो है अदालत से रुजू करेगी और उनसे 3-4 दिन का टाइम है वो मांगा जाएगा कि आप इतना हमें टाइम दें तो हम आके पेश हों। तो जो बड़ी आसानी से मिल जाएगा, यानी बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और वो सज़ा याफ्ता हैं, उनको सज़ा हुई है, वो जेल में थे। अब उसके बाद फिर उनकी एब्सेंशिया में, गैर हाजिरी में उनको मफरूर डिक्लेयर किया गया। वो मतलूब हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि 3-4 दिन उनको मिल जाएंगे, यानी कि वो आएंगे, मीनार पाकिस्तान पे जलसा करेंगे,
سیاسی سرگرمیاں کریں گے, پریس کانفرنس کریں گے, اس کے بعد عدالت کے پاس چلے جائیں گے اور ضرورت ہوئی تو, اور اس کے اکارڈنگلی عدالت 4-5 دن کا ٹائم دے دے گی, اس کے بعد پھر آگے چلیں گے. یعنی کہ جیل نہیں بلکہ پہلے سے ہر چیز طے شدہ ہے, کیونکہ یہ باتیں اب زبان زد عام ہیں کہ جناب یہ میچ فکس ہو چکا ہے. اور جب جرنلسٹ میڈیا پہ آ کے, ٹی وی پہ آ کے یہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کی زندگی عذاب ہو جاتی ہے. اب سنیے رانا ثناءاللہ صاحب اس سے آگے کیا کہہ رہے ہیں. پاکستان میں عدالتیں مینج ہوتی ہیں, مینج ہوتی رہی ہیں, لیکن اس وقت جو ہے وہ ثاقب نثار جیسے لوگ جو ہے وہ چیف جسٹس رہے ہیں, عطا بندیال جیسے اور اپنا جو ہے وہ کھوسا جیسے جو ہے وہ ججز رہے ہیں. تو اب اس وقت ہمیں اس بات کی بھی بڑی تسلی ہے کہ ایک انتہائی لیگل مائنڈ رکھنے والا انڈیپینڈنٹ شخص جو ہے, جج جو ہے, وہ پاکستان کی عدلیہ کی جو ہے وہ سربراہی کے اوپر جو ہے وہ فائز ہے. تو اس لیے ہمیں پورا یقین ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ جسٹس قاضی فائزہ صاحب ہیں اس لیے ہمیں پورا یقین ہے, اور عدالتیں مینج ہوتی رہی ہیں اور اب بھی ہو جائیں گی. تو اس کے بعد اگلی جو گفتگو ہے وہ ہے 9 مئی کو, یعنی کہ تسلیم کر رہے ہیں مسلم لیگ نواز والے کہ 9 مئی کو سب سے زیادہ فائدہ ہمیں پہنچا, ہم اس کے بینیفیشل ہیں. یہ طلال چودھری صاحب ایڈمٹ کر رہے ہیں, شہزاد صاحب ان سے سوالات کر رہے ہیں. اب آپ ذرا خود ہی سن لیں کہ طلال چودھری صاحب 9 مئی کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو کتنا فائدہ پہنچا اور بینیفیشل ہے وہ 9 مئی کے. سنیے. میرا خیال ہے ان کو صاف نظر آ رہا ہے 9 مئی کے بعد کہ نون لیگ کا مقابلہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ رزلٹ کلیئر نظر آ رہا ہے کہ 2013 کا ری پلے جو ہے وہ 2024 کے الیکشن میں ہوگا. تو اس پر اس سے پہلے کیونکہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے, وہ صرف ایک الزام دے کے ایک اسٹیبلشمنٹ لے کر آ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کیونکہ گلی کوچے میں اسپیشلی جو پنجاب ہے جو سب سے بڑا بیٹل فیلڈ ہے وہاں پر ان کا نام و نشان ہی کوئی نہیں. آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں طلال صاحب کہ 9 مئی کے بعد پیپلز پارٹی آپ کا مقابلہ نہیں کر پائے گی؟ 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس کی بینیفیشری ہیں آپ؟ دیکھیے اس میں گزارش یہ ہے, ایک حقیقت ہے کہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں. 9 مئی کو ایک سیاسی جو پی ٹی آئی میں ہوا بھری گئی تھی, وہ جو ایک جماعت بنائی گئی تھی, وہ اپنی سزا بھگتنی اس نے شروع کی ہے. تو اس کی بنیاد, اس کی وجہ سے اب ان کے پاس بہت سارا ایک ویکیوم ہے. یہ آپ نے سن لیا جی طلال چودھری صاحب کو کہ وہ پیپلز پارٹی کو بھی رگڑ رہے ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی سب سے زیادہ اب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ڈیل کے تحت آ رہے ہیں, اور میاں صاحب آپ ڈیل مت کریں, آپ 88 والی کہانی مت دہرائیں, آپ 90 والی کہانی مت دہرائیں, آپ 97 والی مت دہرائیں, 92 والی مت دہرائیں, جو آپ نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ان کے خلاف کرتے تھے, معاملہ طے کرتے تھے, ان کی حکومت گراتے تھے, خود آ جاتے تھے, تو یہ کام آپ مت کریں. لیکن یہ کام اب ختم ہو نہیں سکتا. اس لیے جناب دوسری جانب جو صورتحال ہے اس سے ایک اور اندازہ بھی ہوتا ہے کہ ایک طرف جو مسلم لیگ نواز کا جو جلسہ ہے اس کو سپانسر کیا گیا ہے, وہ سپانسرڈ جلسہ ہے. اس وقت وہ اس کے سپانسرشپ آ چکی ہے. اب مسلم لیگ نواز کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے انتظام و انصرام کا جائزہ لینے کے لیے بھی پولیس جاتی ہے, اور پولیس جاتی ہے, پولیس کا جائزہ لیتی ہے اور نظم و نسق دیکھتی ہے, اور پھر لوگ کہاں سے آنے ہیں یہ بھی میں آپ کو ساری بات بتا دوں گا. اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے 100 مقامات پہ نشاندہی کی کہ ہمیں یہاں جلسہ کرنے دیں, لیکن انہیں کہیں بھی جلسہ کرنے کی اجازت, پورے ملک میں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. وہ خواہ سندھ ہے, خواہ وہ خیبر پختونخوا ہے, خواہ وہ پنجاب ہے, خواہ وہ اسلام آباد ہے, کہیں بھی ان کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو ایک پولیٹیکل پارٹی کو ٹرش کیا جا رہا ہے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ, اور ان کی لیڈرشپ کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے, اور نہ صرف ان کی لیڈرشپ کو پہلے درجے کی, دوسرے درجے کی, تیسرے درجے کی, ان کا چیئرمین گرفتار, ان کا سینئر وائس چیئرمین گرفتار, ان کا صدر پرویز الہی گرفتار, ساری کی ساری لیڈرشپ اندر ہے, اور صرف وہ باہر ہے جو پریس کانفرنس کرے یا جو انٹرویو کرے یا جو پریس کلب جائے اور جا کے کہے کہ میں جناب عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہوں, اور میں صرف 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں,
اور سائفر ایک بہت خطرناک چیز تھی. تو یہ 4-5 جملے کر دیں تو فاتحہ، ادروائز اس کی زندگی عذاب ہے. تو یہ ہے اب تک کی صورتحال، یہ ہے معاملات. لیکن گراؤنڈ پہ دیکھیں اور اس ساری صورتحال کے باوجود پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نمبر 1 مقبولیت میں ہے، اور 80% اب اس کا 60% سے اوپر جا کے اب 80% کا اس کی مقبولیت کا لیول ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں آستین اقبال صاحب کہ پاپولر لیڈر کی نہیں، پراپر لیڈر کی ضرورت ہے. تو پراپر لیڈر جو ہے وہ ہے جو معاملہ طے کر کے آئے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.